सर, अभी आपने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की बात की है। ये सभी जानते हैं कि शरद पवार जी ने बहुत मेहनत की थी इसके लिए, लेकिन एक तरफ आप ये भी देखिए कि जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आने वाली थी वो आप ही की पार्टनर, आप ही के नेता ने एक मराठवाड़े को बहुत बड़ा नुकसान दिया है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सवाल करने वाले को ये भी जानना चाहिए जो सवाल हम कर रहे हैं उसकी पूरी मालूमात आपको है कि नहीं। जी बिल्कुल। अगर आपको सवाल अगर मालूम है तो सिर्फ एक कागज़ लेके आओ कि यहाँ यूनिवर्सिटी आई थी और चली थी। सर, आने से पहले ही उसको जो है तो पुनः शिफ्ट कर आने वाली थी का सवाल नहीं रहता है। वो मान लेंगे तो मराठवाड़े में से उनकी एक सीट से उनके लिए आएंगी। और अगर ये स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मराठवाड़े में आती तो मराठवाड़े के नौजवान बच्चों का यहाँ के लड़के लड़कियों का जितने बच्चे खेल से ताल्लुक रखते हैं इन सब का बहुत बड़ा जो होता है इसके अंदर तरक्की होती थी, इनका डेवलपमेंट होता था। अब इन्होंने इतने बड़ी चीज़ को यहाँ डेवलपमेंट को रोका है तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और अगर ईमानदारी से इसको एक्सेप्ट करेंगे, मैं तो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ आपको। मुंगटीवार साहब जब अर्थ मंत्री थे मैं तो डेट के साथ बता रहा हूँ आपको। अभी आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट का गूगल के ऊपर जाइए, वेबसाइट खोलिए, उसके ऊपर नहीं मिला तो हम मुजरिम, हम गलत बता रहे लोगों को। इतने बड़े तो थी ना सर। नहीं आने वाली थी, कहाँ सैंक्शन हुआ था? नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है, तुम्हारे सवाल पे मैं जवाब, मेरा सवाल बहुत तो क्या मराठवाड़े का मेरा सवाल बहुत माकूल है और आप नादान है इसके सवाल में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो इसका मुद्दा उठाने वाला भी नादान है। वो नादान खासदार को पूछो किधर यूनिवर्सिटी आई थी, उसका प्रस्ताव किधर माना गया था। भाई आने के लिए तो प्रस्ताव मंजूर होगा ना। क्या कहेंगे? आखिरी सवाल है। तो इसका जवाब हमने आपको दे चुके कि वेबसाइट के ऊपर पूरा पड़ा हुआ। महाराष्ट्र टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट का आर्टिकल हमारे पास मौजूद है, 2 डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। और जिसने मंजूर किया उसकी वेबसाइट के ऊपर मैं आपको कौन सी बात कर रहा हूँ? बजट 2019 और 20 का जो बजट है कितने पेज का है? 319 पेज का है बजट डॉक्यूमेंट। आप देखो, हम किसी को बेवकूफ़ नहीं बोलेंगे, लेकिन ज्ञान बढ़ाइए। अगर आपको ज्ञान रहता, अगर आपको इसका मालूमात रहता, अगर आपको इसकी पूरी जानकारी रहती तो ये सवाल नहीं करते थे, ना आपको बेवकूफ़ बोलते थे ना मेरे को बेवकूफ़ बोलते थे। सीधी बात। दहीफळा अँड मेट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया येथे मोफत होणार आहे। मोफत एंजिओग्राफी व एंजिओप्लास्टी शिबिर, वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेता रुग्णालय प्रशासनाचा शिबिराचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय। शिबिर आता 31 ऑगस्ट मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। एक ही देश में नेता था जिसका नाम जानता राजा शरद पवार। मकसद आपको बताने का यह है कि जब औरंगाबाद के अंदर में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देने का जब सवाल आया तो ये एक ऐसा नेता शरद पवार था जिन्होंने कहा कि ये सत्ता गई तो हरकत नहीं। एक महामानुष और ऐसी कुर्बानी देने वाला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये यूनिवर्सिटी को अगर उनका नाम नहीं मिलता है तो हमारी सत्ता गई तो हरकत नहीं, उसको नाम देने का काम किया, उसका नाम जानता राजा। सर, अभी आपने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की बात की है। ये सभी जानते हैं कि शरद पवार जी ने बहुत मेहनत की थी इसके लिए, लेकिन एक तरफ आप ये भी देखिए कि जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आने वाली थी वो आप ही की पार्टनर, आप ही के नेता ने एक मराठवाड़े को बहुत बड़ा नुकसान दिया है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सवाल करने वाले को ये भी जानना चाहिए जो सवाल हम कर रहे हैं उसकी पूरी मालूमात आपको है कि नहीं। जी बिल्कुल। अगर आपको सवाल अगर मालूम है तो सिर्फ एक कागज़ लेके आओ कि यहाँ यूनिवर्सिटी आई थी और चली थी। सर, आने से पहले ही उसको जो है तो पुनः शिफ्ट कर आने वाली थी का सवाल नहीं रहता है। लेकिन आ रही तो थी ना सर। नहीं आने वाली थी, कहाँ सैंक्शन हुआ था? नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है, तुम्हारे सवाल पे मैं जवाब, मेरा सवाल बहुत तो क्या मराठवाड़े का मेरा सवाल बहुत माकूल है और आप नादान है इसके सवाल में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो जो इसका मुद्दा उठाने वाला भी नादान है। वो नादान खासदार को पूछो किधर यूनिवर्सिटी आई थी, उसका प्रस्ताव किधर माना गया था। भाई आने के लिए तो प्रस्ताव मंजूर होगा ना, तभी तो जाएगा। एक चीज़ आई ही नहीं और चली भी गई। अरे नालायक हो, नॉलेज तो सही रखो बोलना। नालायजी तुम्हारे को ये नहीं है सरकार के अंदर में। तुम कहते हो कि करोड़ी के अंदर में थी, करोड़ी में तो जो ज़मीन ली गई है तो वो ज़मीन के ऊपर तो दूसरे गवर्नमेंट के सब्जेक्ट उस पर लाए गए, यहाँ आए ही नहीं। यहाँ पर आंदोलन चालू, सुन लो मेरी बात, बेवकूफ़ एक नंबर के बेवकूफ़, एक लेटर लेके आना है
तुम जो बोलो मैं जो है तो अपनी सियासत छोड़ दूंगा। पालक मंत्री को काले झंडे बताना। अरे तुम काले झंडे बताओ, गोरे झंडे बताओ, फायदा क्या है उससे? तुम बेवकूफ लोगों को क्यों बना रहे हो? तुम अगर सही हो तो एक लेटर मेरे पास लाओ कि ये लेटर सैंक्शन हुआ था औरंगाबाद में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का, और सैंक्शन हुआ लेटर निकाल के पुनः लेके चले गए, तो फिर तुमने मुझसे बात करना चाहिए। चलिए महानगर पालिका पे आते हैं। महानगर पालिका में आप ये जो जानता राजा है, ये उसकी तो तैयारी नहीं है सबको खरीद करने की? नहीं, जानता राजा के माध्यम से हम अपने पार्टी के विचारों को लोगों तक ले जा रहे हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि हम और हमारी पार्टी, हमारा नेता क्या कर सकता है, उन्होंने क्या किया है, ये लोगों तक हमारे विचारों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय महानगर पालिका का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, हम अपनी ज़मीन को बनाने का काम कर रहे हैं। जी, आपके पूरे भाषण में सिर्फ एमआईएम का ही नाम था, इसलिए मेरा ये सवाल है। देखो आज आप गठबंधन में शिवसेना, देखिए एक सबसे पहली बात तो जो तुम समझ रहे, यहाँ का विषय और मुद्दा उस टाइप का था। यहाँ लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा थे जो मेरे को उन्होंने लिख कर दिया। वो मसाइल 7 सालों में जो पार्टी है आमदार और खासदार ने नहीं सुलझाए, उसको लेके मैंने कहा कि 7 साल में जो काम तुम्हारे इन लोगों ने नहीं किए वो हम करेंगे। महानगर पालिका में महापौर बनेगा? बिल्कुल, महानगर पालिका में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मेयर बनेगा इंशाअल्लाह। आरिफ भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत सबसे पहले बहुत करीब नजर आ रहे महानगर पालिका के इलेक्शन, तो एमआईएम पार्टी किन मुद्दों को लेकर के उतरने वाली है? अब इस बार जैसे मैं हमेशा सवाल करता हूं किसी भी नेता से कि संभाजीनगर और औरंगाबाद के ऊपर इलेक्शन ना होते हुए विकास पे होना चाहिए, आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महानगर पालिका के जो इलेक्शन अभी आने जा रहे हैं, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बड़ा साफ एजेंडा है कि हमारे पास में सिवाय डेवलपमेंट की दूसरी और कोई बात नहीं। जिनको नफ़रत की राजनीति करना है वो नफ़रत की राजनीति जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। हम जो बात करेंगे डेवलपमेंट की बात करेंगे। हमारा एक सीधा सवाल है, हम इस चीज़ को लेकर जनता के सामने जाने वाले हैं कि शहर की जनता ने शिवसेना और बीजेपी को महापौर का प्रशासन या महाराष्ट्र का शासन इस शहर के अंदर 28 से 30 साल दिया है, और 28 से 30 साल तक जब यहाँ पर उनको शासन चलाने के लिए महापौर बना के दिया, उनको सत्ता दी है, तो हमारा सवाल सीधा जनता के सामने ये रहेगा कि आपके वोट लेने के बाद में, महापौर बनने के बाद में, सत्ता कारपोरेशन के हाथ में रखने के बाद में, ये शिवसेना और बीजेपी के लोगों ने आपके पास में कोई कचरे का नियोजन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आज आप देखेंगे नारेगांव का जब हट गया तो कचरे के वास्ते कितनी मारामारी हुई, दंगल तक हुई पड़ेगांव के अंदर, राइट तक हुई इसके अंदर। दूसरी चीज पानी का, सड़कों का नियोजन कुछ भी नहीं हुआ। 1970 का जो मास्टर प्लान था, जो 10 साल के अंदर विद इन 10 ईयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो आराखड़ा आज तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ डेवलपमेंट के वो काम। ऐसे पानी का मुद्दा, सबसे अहम मुद्दा पानी का है हमारा, कि पानी हर घर तक पहुंचना चाहिए, डेली पहुंचना चाहिए या एक दिन आड़ पहुंचना चाहिए, लेकिन पानी सबसे बड़ी जरूरत है। ये हमारे मुद्दे रहेंगे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम इलेक्शन लड़ने जाएंगे। खासदार साहब को जो औरंगाबाद की जनता ने चुनकर वहां पर भेजी है पार्लियामेंट में, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था खासदार साहब का कि मैं जो है तो डेली पानी औरंगाबाद शहर को दूंगा। सबसे बड़ी समस्या वही है, लेकिन अब 3 साल होने को आ रहे खासदार साहब को, अभी तक आप वो मसला हल 3 साल नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले जो तो समंतर जलवानी की जो कंपनी आई थी यहाँ पे यूटिलिटी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझना चाहिए कि किस तरीके की कमेटी थी वो यूटिलिटी की, कितना बड़ा भ्रष्टाचार था उसके अंदर। 300-350 करोड़ की योजना जो ईमानदारी से अगर कर देते ये शिवसेना और बीजेपी वाले, ईमानदारी से अगर कर देते तो एक तो काम सस्ते में होता था, कम दाम में होता था और लोगों को पानी के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर क्या किए, यूटिलिटी के वास्ते एक डायरेक्टर कमेटी बनाई गई, वो कारपोरेशन से एग्रीमेंट कर रही। एग्रीमेंट के अंदर पैसा शासन का, पैसा अनुदान शासन का, ये नॉट रिफंडेबल पेमेंट था, इसको कोई वापस देना नहीं था। फिर कैसे ये शिवसेना बीजेपी के लोग एग्रीमेंट करके एक चीज तय करते कि भाई हम जो है इतना पैसा बढ़ा के भी लेंगे, हम मीटर के भी पैसे लेंगे, हम 10% जो है तो हर साल बढ़ा के लेंगे। उस वक्त फिर इस योजना को जो तो 750 करोड़ तक लेके गए, 800 करोड़ तक लेके गए, काम नहीं होने देना चाह रहे थे, सिर्फ इसका मकसद भ्रष्टाचार था। तो इतने बड़े भ्रष्टाचार को जब हमारे आमदार इम्तियाज जलील साहब ने देखा, जो उस वक्त ईमानदार थे, उन्होंने इस चीज को देखा, हाउस में उठाया इस चीज को, हाउस में उठाने के बाद कड़ा विरोध किया और एक परते खोल के रखी हाउस के अंदर असेंबली में कि भाई इसके अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है। लोगों को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन पानी के नाम पे एक बड़ा व्यवसाय शुरू हो जाएगा और
देश का सबसे महंगा पानी अगर कहीं मिलेगा तो सिर्फ औरंगाबाद में मिलेगा, और एमआईएम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगी। यही चीज़ को खासदार इम्तियाज जलील साहब ने उठाया था, तब वो प्रोजेक्ट को पूरा रिजेक्ट किया गया। और ख़ास बात मैं कहूँगा, वो स्कीम को तो हाईकोर्ट ने उठा के फेंक दिया, वो स्कीम को गवर्नमेंट ने उठा के फेंक दिया, सबने उठा के फेंक दिया इस चीज़ को। तो जो लोग उसके अंदर जो डायरेक्टर बॉडी बनाए थे, जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, इस नेक्सस को अगर किसी ने तोड़ा तो आमदार इम्तियाज जलील साहब ने और एमआईएम पार्टी ने तोड़ा। चलिए, इस बार जो महानगर पालिका इलेक्शन होने वाले हैं, तो कितने सीट खड़े करने वाला आप जो है तो महापौर का दावा कर रहे हैं कि महापौर एमआईएम का बनेगा। लास्ट टाइम के इलेक्शन में आपने मेरे ख्याल से कुछ 40 के आसपास कुछ आपने खड़े किया था, जब आपको गारंटी नहीं थी महापौर बनेगा। अब गारंटी कैसे हो गई आपको? सब सामने आ चुकी है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। बड़े बड़े बातें जो लोगों ने किए थे असेंबली में, उनका क्या हशर और हाल हुआ आपने देखा है। अब उस बारे में हम देखना नहीं चाहते। इस बारे में जो भी हमारे नेतागण इस बारे में आपको बताएंगे कि इस बातचीत के ताल्लुक से उनको क्या स्टैंड लेना है। दूसरी चीज़, आपने जैसा कहा है कि हम कितनी सीटें लड़ेंगे, पहले कम की लड़ाई थी, अब कितनी लड़ाने जा रहे हैं। देखिए, हमारी उम्मीद और हम आशावादी इसलिए है कि आमदार साहब जब चुन के दिए शहर के लोगों ने, तो उसके बाद में 26 कारपोरेटर भी चुन के दिए। आमदार इम्तियाज जलील साहब ने 26 कारपोरेटर ने शहर के अंदर ईमानदारी से लोगों के बीच में लोगों की समस्या को उठाया है। हमने एक काम किया है, और इसी काम के बलबूते के ऊपर जब लोगों को यकीन हुआ कि हाँ ये ईमानदारी से प्रामाणिकपने से काम करते हैं, इसलिए खासदार इम्तियाज जलील साहब को 4 लाख वोट देकर जिताया है। ये हमारी उम्मीद है कि पूरा शहर का जन समर्थन हमारे साथ। आप इस चीज को झुटा नहीं सकते, वंचित का साथ था इसलिए 4 लाख वोट तक पहुंचे खासदार साहब। देखिए, वंचित का साथ जरूर था, इसमें कोई शक नहीं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी राजनीति और हमारी जितनी भी राजनीति है, ये दबे हुए कुचले हुए लोगों को ही लेके चलने की है। और ठीक है, नाराज उठे हुए लोग हैं तो हमको मनाने की सलाहियत भी हमें मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं निकालना चाहिए कि एमआईएम किसी जाविये से कमजोर है। जी, तो एमआईएम के लिए वंचित के दरवाजे खुले हैं या शीर्ष एमआईएम के लिए एमआईएम वंचित को दोबारा गठबंधन में ला सकती है या महानगर पालिका में कुछ और देखने को मिलेगा? देखिए, सियासत के अंदर अफराद का दुश्मन नहीं होता, इंसान का और शख्सियत के दुश्मन नहीं होते। इसमें विजन टकराते हैं, आपके नजरियात टकराते हैं, आपकी पॉलिसीज टकराती है, और मुद्दों के आधार पर अगर कोई संगठन सामने आता है और मुद्दों के आधार के ऊपर अगर आगे एक सियासी ताकत बनती है और उसके अंदर शहर का विकास हो सकता है, तो क्यों इनकार करेगा कोई? ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। कल बहुत बड़ा मोर्चा वंचित बहुजन आघाड़ी निकाल रही है मुसलमानों के फेवर में, मुसलमानों के हुकूक दिलाने के लिए। मुसलमानों को जो रिजर्वेशन नहीं दे रही है सरकार, उसके लिए क्या एमआईएम उस जलसे में शामिल होने को तैयार है? देखिए, सवाल जलसे में शामिल होने के लिए एमआईएम, इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश की नहीं देश के उन्होंने तो कहा है आप आ सकते हैं। सुनिए ना मेरी बात, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने उनका आमंत्रण दिया है तो उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास में। लेकिन हमारा कहना इसमें साफ ये है कि रही रिजर्वेशन की बात, तो सिर्फ प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर मुसलमान जो होते हैं सियासी तौर पर, इकोनॉमिकल तौर पर, एजुकेशनल तौर पर, ये पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है। और कोई संगठन अगर जो मुसलमान के वोट चाहता है, मुसलमान का साथ चाहता है, और अगर वो उसके लिए जद्दोजहद कोशिश करता है तो अच्छी बात है, इसको बुरा कोई माने। एमआईएम पार्टी को क्यों लगता है कि मुसलमानों का ठेका सिर्फ एमआईएम पार्टी ने उठा के रखी? वंचित भी तो वो सवाल उठा। देखिए साहब, अब आपने बहुत अच्छी बात की है, और इस बात का आप साफ जवाब सुनिए। मुसलमान आज तक किसके खूंटे से बंधा हुआ था? कौन कौन से पक्षों से खूंटे के बंधा हुआ था? कांग्रेस, राष्ट्रवादी, जितने सेकुलरवादी लोग हैं, इनके खूंटे से बंधा था ना। क्या कभी इन्होंने हाउस के अंदर मुसलमानों के हित की आवाज उठाई? क्या उन्होंने कभी ईमानदारी से मुसलमानों को हक देने की बात की? हाई कोर्ट ने कहा था कि 5% 4% का रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर और इकोनॉमिक्स तौर के ऊपर मुसलमानों को मिलना चाहिए। जब तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सेकुलर गवर्नमेंट थी, पूछो इन्होंने क्यों इम्प्लीमेंट आज तक नहीं किया इसके ऊपर? क्यों नहीं किया? और अगर वो आवाज मुसलमानों की दबी हुई कुचली आवाज को, पीड़ित लोगों की, पिछड़े हुए लोगों की आवाज को अगर एमआईएम उठा रही, तो कौन सा गुनाह कर दे रही है? क्या हकदार को हक दिलाने की बात नहीं करना चाहिए? फिर सियासत आप और हम कर रहे किस लिए? सभी पार्टियां मुसलमानों को अपने फेवर में करने में लगी है। हम कवर कर रहे हैं न्यूज, जैसे बीजेपी हो गई, शिवसेना ने भी अब रोशन गेट तक के आने का सोच लिया है, वहाँ पे अपने कार्यालय भी खोलने की तैयारी में है। और बीजेपी ने भी नारा लगाया, जो हमारे काम का वही हमारे कौम का। कल वंचित भी जो है तो अपना जो है तो एक मोर्चा खोल रही है, एक मुसलमानों के फेवर में एक बड़ा आंदोलन कर रही है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस तो है ही, उनका बोलना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि वो हमेशा मुसलमानों के फेवर में काम। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को जो है तो खिलौना बना करके इलेक्शन में यूज किया जा रहा, जो कि एमआईएम भी उसी खेल का जो है? मैं इसका जवाब दे चुका कि एमआईएम हमारी हित की आवाज क्यों उठाती है, और सभी की आवाज, दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हम सबकी आवाज उठाते हैं। लेकिन क्योंकि पीड़ित सबसे ज्यादा मुसलमान है,
और मुसलमानों की ईमानदारी से आवाज़ किसी पक्ष ने नहीं उठाया, इसलिए हम पूरी जोर से इस आवाज़ को उठाते। रही दूसरी बात, आज जिन पार्टियों की आप नाम ले रहे कि सब मुसलमानों को लुभाने की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल मेरा भी तमाम जनता से और पार्टी के लोगों से कि आज मुसलमानों की आपको ज़रूरत क्यों पड़ रही? इसीलिए पड़ रही है कि आपने इंसाफ नहीं किया उनके साथ। आपको मालूम है कि मुसलमान अब तुम्हारे पीछे से खिसक चुका है। अब मुसलमान तुम्हारे झांसे में दिल फरेब बातों में आने वाला नहीं है। उसको अपना एक सियासी मंच, उसको एक सियासी प्लेटफॉर्म, उसको एक सियासी क़यादत असद अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब की शक्ल में मिल चुका है। इसलिए अब इनकी ढकोसलेबाजी में मुसलमान नहीं आने वाला। हदीर मौलाना साहब का तो ये बोलना है कि अगरचे आपको महानगर पालिका इलेक्शन में किसी को चुनकर भेजना है तो उसी को भेजो जो सत्ता में है, यानी कि अभी फिलहाल सत्ता में राष्ट्रवादी कांग्रेस और सेना है, तीनों ने गढ़ बना करके सत्ता बनाई है। तो आने वाले जो कारपोरेशन इलेक्शन है उसमें आप उसी कैंडिडेट को भेजो, भले वो कोई भी जात का हो, लेकिन सत्ता में होना जरूरी है ताकि आपके मसले हल कर सके। आपने एक बंदे को खासदार बनाया, आमदार बनाया, 7 साल हो चुके, अभी तक के उन्होंने अंबर हिल पे खबरस्तान देने का काम तक के नहीं किया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका जो कहना है कि भाई इम्तियाज जलील साहब ने क्या किए हैं और इन्होंने क्या किए हैं, उन्होंने क्या किया और वो साहब ने क्या कहा, देखिए साहब कहने को क्या है, सियासी इल्ज़ाम लगाना बड़ी आसान बात है, लेकिन सियासी इल्ज़ाम तब लगाना चाहिए आपकी जेब में सबूत रहो या आपके पास में कोई तर्क रहो। खबरस्तान की बात वो लोग करेंगे जिनको खबरस्तान मुबारक है। और जैसा आप कह रहे हैं कि भाई सत्ताधारी पक्ष के लोगों को चुन के देना चाहिए, ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो जनाब से जिनका नाम अभी आपने लिए है, बहुत बड़े नेता है अपने शहर के, वो उनसे ये पूछता हूँ कि पिछले इलेक्शन में फिर आपने जहाँ सेना और बीजेपी गवर्नमेंट थी, आपने क्यों अपने उम्मीदवार खड़े करे थे? नहीं खड़े करना चाहिए था। राजनीति में ऐसा होता है क्या? ये सवाल कोई मायने नहीं रखता। और दूसरी चीज़, जो खबरस्तान की बात की जा रही है, इम्तियाज जलील साहब लोगों को सेहत देने की बात करते हैं, खबरस्तान की बात नहीं करते। इम्तियाज जलील साहब लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए काम करना चाहते हैं। खबरस्तान के लिए आप काम करने की जब ज़रूरत पड़ेगी, खबरस्तान जब चाहिए जहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल उसके लिए जो लाएमल होगा लोग, अगर हम तक पहुँचेंगे, जहाँ जो जरूरी चीज़ है सियासी तौर पर, अगर सियासी मुद्दा रहेगा, बिल्कुल उसको हाथ में लिया जाएगा। लेकिन अगर आप आगे हमसे शिकायत भी नहीं करेंगे, अगर आप हमसे मांगनी भी नहीं करेंगे और उसके ऊपर अगर कोई सवाल कर देंगे, तो उसका जवाब हम कहाँ तक देंगे? अब आप खासदार साहब की बार बार कर रहे हैं। खदीर मौलाना का कहना है, मैं साफ नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद चैनल पर उन्होंने कहा है कि इन्होंने जो यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा उठाया है, ये बेवकूफ़ाना मुद्दा है। इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, इसके बारे में कोई सबूत नहीं है। जब यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई नहीं तो फिर लेके जाने की बात क्यों कर रहे हो आप? जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? अच्छा, तो आपको क्या लग रहा, फिर इसके ऊपर जितने लोग आज, इम्तियाज जलील साहब भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके और जितनी आवाज़ उठाई गई और जो हमारे धरने आंदोलन चढ़े, तो हम क्या सब हवा में कर रहे हैं क्या? हम हवा में कर रहे हैं क्या? हमको मालूम है कब मंजूर हुई थी, हमको मालूम है क्यों मंजूर हुई थी, हमको ये भी मालूम है इम्तियाज साहब ने कब मंजूर कराए थे, कहाँ मंजूर कराए थे। अब इसके अंदर अगर कोई ये सवाल करते हैं कि भाई ये मंजूरी नहीं हुई थी, यहाँ आई नहीं थी, तो फिर मेरे लिहाज से उनको जो है बहुत स्टडी की जरूरत है। देखिए, वो कोई नादान नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है। उन्होंने ये दावा किया, अगरचे मेरे को आप कोई कागज लाकर बताएंगे तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। इतना बड़ा दावा करना इतने बड़े नेता के लिए छोटी बात नहीं होती। तो अब जनता को कौन बेवकूफ बना रहा है, इसका जवाब आरिफ भाई दीजिए हमारे। जी ले लेता हूँ। देखिए, वो बड़े नेता, इसमें कोई शक नहीं है और हम इतने बड़े नेता को खोना भी नहीं चाहते। वो नेता ने बिल्कुल सियासत में काम करना चाहिए, लेकिन 2019 और 2020 महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो बजट डॉक्यूमेंट आपने देखा है क्या? जाइए, अभी आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर है, क्या वो झूठा हो सकता क्या? उसके अंदर जब उन्हें वित्त मंत्री मुनगंटीवार साहब थे, उन्होंने 50 करोड़ रुपये इसके लिए सेंक्शन किए, क्या ये झूठ हो सकता क्या? और टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर इसका पूरा आर्टिकल छपा है। इतना बड़ा प्रेस क्या खबर को झूठी छापता है क्या? ये मैं सारे सबूत आपके पास दे देता हूँ। और अभी आप वेबसाइट खोलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, 2019 और 2020 का 319 पेज का जो है तो बजट बुक है, 319 पेज का बजट डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर ये सारी चीज़ क्लियर कट आई है। और एक अहम बात बताता हूँ मैं, छोड़ दीजिए, ये सबूत दे दिया मैंने, फिर भी लेकिन सियासत में हमारे बड़े नेता उन्होंने रहना चाहिए और हम किसी को ऐसा चैलेंज नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान रख के अपन बात करें तो बहुत अच्छी बात होती है। इसके अंदर मैं नाम के साथ कह रहा हूँ, नहीं देखो अब मैं आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूँ, कौन बेवकूफ साबित हो रहा है इसमें? जब मैं बजट का नाम लेके बोल रहा हूँ, 2019-20 के बजट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर 60 करोड़ रुपए फिक्स किए गए थे, बता रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जगह गंगापुर के पास में कोरोड़ी जो गाँव है, वहां पर फाइनलाइज हो चुकी थी। कोरोड़ी का नाम आपने लिया, उनका बोलना है कि वहाँ पे गवर्नमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट चालू है। एक मिनट तो सुनिए मेरी बात, जो प्रोजेक्ट चालू है फिर उनका काम है, उसका नाम बोलना चाहिए।
नाम बोलना चाहिए ना। जैसा हम स्पेसिफिक हम आपको कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए जगह फाइनलाइज हुई थी। दूसरी चीज और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक पार्क बोल के इसके जो है तो कम से कम 300 के ऊपर लगभग जो होता है ये पार्क मंजूर हुए थे। 500 के ऊपर कम से कम मैं चाहूंगा देखो 530 आईटी के जो है तो पार्क मंजूर हुए थे महाराष्ट्र शासन में। 19,000 करोड़ के ऊपर का इसका बजट था। ये बजट में सब ये मैं सारी बजट की जो वेबसाइट के ऊपर है मैं सारी बातें वही देख के आपको कह रहा हूँ। और जो बेतु की बात कर रहे हैं या जिनको ज्ञान नहीं है जो अगर सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानते हैं उन्होंने पढ़ लेना चाहिए, कम से कम पढ़ना चाहिए। इम्तियाज जलील साहब जब आमदार थे उन्होंने 5 जो है तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्क की मांगनी की थी औरंगाबाद के लिए, जिसमें से मुंगेड़ीवार जब अपने अर्थ मंत्री थे उन्होंने 3 मंजूर किए थे। ये मालूम है किसी को ये बात? और कम से कम 65 करोड़ रुपए इसके ऊपर मंजूर हुआ था। और अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाते तो इन्फोसिस जैसी कंपनी, विप्रो जैसी कंपनी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर 3 लगती थी जिसके अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता था। इम्तियाज जलील साहब रोजगार की बात करते, इम्तियाज जलील साहब आपको सेहतमंद करने की बात करते, इम्तियाज जलील साहब आपके रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना चाहते। उसके बाद इंसान देखो, इंसान तुम भी इंसान हम भी, सबको आखिरत में जाना है। फिर बाद में हम सोचे कि पहले सेहत देने का तो सोचो, खबरस्तान का पहले क्यों सोच रहे? पहले सेहत देने का तो सोचो, इंसान को कारोबार उसके हाथ में रोजगार तो देने का सोचो। ये सोच अगर किसी की तो काबिल इंसान इम्तियाज जलील साहब की थी। 3 मंजूर है साहब। और दूसरी अहम बात यह है कि आज तक वो होल्ड पे रखे गए। ये सबसे बड़ी गलती हुई है औरंगाबाद सेंट्रल के औरंगाबाद के लोगों की कि डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब जैसे काबिल इंसान को जीत के नहीं दे सके, नासिर सिद्दीकी साहब जैसे लोगों को जीत के नहीं दे सके। अगर ये लोग जीत जाते तो ये प्रोजेक्ट आज होल्ड पे नहीं रहता था, ये कंपनी आज आ जाती थी, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता था इसके अंदर। ये सोच हमारी है। बिल्कुल, सोच बहुत अच्छी है आपकी। लेकिन आगे चलते चलते मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा, कौन से नेता थे वो जिन्होंने जो है तो यहाँ पर आने नहीं दिया यूनिवर्सिटी? किसके खिलाफ में आपका जो है तो आंदोलन? देखिए डीपीडीसी की मीटिंग के अंदर ये जब तय हुआ, डीपीडीसी की मीटिंग के अंदर डिटेल आपसे इसलिए सुनिए मैं बता रहा हूँ डिटेल। डीपीडीसी की मीटिंग जब हुई इससे कुछ महीने पहले डीपीडीसी मीटिंग के अंदर शिवसेना के आमदार थे, डीपीडीसी की मीटिंग के अंदर आपके राष्ट्रवादी के आमदार थे। अब कांग्रेस के पास और राष्ट्रवादी के पास ये आपका दुर्दैव है कि आपके पास में डीपीडीसी की मीटिंग में कोई है ही नहीं। तो आप ये लोगों से ज्ञान लो कि वहां बैठ के ये चीज को फाइनलाइज किया गया कि यहाँ जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल दी गई थी इसको शिफ्ट करके पुणे ले जाया जा रहा। जबकि पुणे के अंदर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्रीड़ा का, स्पोर्ट्स का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको वहां ले आने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मंजूर कौन करा रहे? इम्तियाज जलील साहब। ये आईटी मंजूर पार्क किसने कराए थे? इम्तियाज साहब। अब आयता क्यों ले आना चाह रहे? अरे भाई बहन उसी पे है, मंजूर हो चुकी थी या मंजूर होने वाली थी या हुआ ही नहीं कुछ और सिर्फ काले झंडे बता रहे आप लोग। बहन उसी के ऊपर चल। मैं आपको साफ तौर पे कह दे कि वेबसाइट के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की आज भी मौजूद है डॉक्यूमेंट, उसके अंदर बताया जा रहा है 2019 और 2020 के बजट के अंदर है, पास हो गई बोल के। जी हाँ, अरे साहब 60 करोड़ रुपए मंजूर के मुनगंटीवार साहब ने, मंत्री ने, अर्थ मंत्री ने, मैं नाम के साथ बोल रहा हूँ। दूसरी चीज इसके खास बात सबसे अहम ये है कि क्या टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल इसके ऊपर गलत लिखेंगे? ये भी मेरे मोबाइल के अंदर ये कॉपी मैं भी आपको दे देता, इसके अंदर मेरे पास में इसकी कॉपी है, ये कॉपी मैं अभी आपको दे देता, मैं बिल्कुल इसकी कॉपी मैं आपको अभी दे देता। ओके ओके ठीक है, मैं वो कॉपी दे दीजिए, मैं लेकिन देखिए ये चैलेंजिंग वाली बात नहीं है, ये हम खाली दिमाग लेके नहीं बैठे, हमको मालूम है इसकी। इम्तियाज जलील साहब ने सारी चीज़ें हमारे सामने बताए। इम्तियाज जलील साहब ने कौन कौन सी इसके अंदर एक डेवलपमेंट स्किल यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत बड़ी कोशिश जारी थी। उसके बाद 400 बैठ गया हॉस्पिटल। मैं कह रहा हूँ कि सेहत के ऊपर, लोगों के रोजगार के ऊपर काम किया जाता है और इस पर ही काम करना चाहिए। नुक्ताचीनी ये वो चलते रहेंगे इसके अंदर, ये सियासत जब तक करेंगे तुम और हम करते रहेंगे। लेकिन जो सवाल आपके थे उसके मैंने आपको मुतमईन जैसे जवाब दिया, मेरे को ऐसा लगता है। और ये डॉक्यूमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मौजूद है। हम यूं ही हवा में उठा के 15 अगस्त के अपना पल्ला झाड़ दिए बस। नहीं, देखिए बात कैसी है कि राष्ट्रवादी अब ये तो बोल नहीं सकती कि हमने यहाँ से उठा के लेके, क्योंकि मराठवाड़ा के मुसलमानों के सारे समाज के लोगों के उनको वोट चाहिए ना। अब अगर ये चीज को वो मान लेंगे तो मराठवाड़ा में से उनकी 1 सीट से उनकी नहीं आएंगी। और अगर ये स्पोर्ट्स की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा में आती तो मराठवाड़ा के नौजवान बच्चों का, यहाँ के लड़के लड़कियों का, जितने बच्चे खेल से ताल्लुक रखते हैं, इन सब का बहुत बड़ा जो होता है इसके अंदर तरक्की होती थी, इनका डेवलपमेंट होता था। अब उन्होंने इतने बड़ी चीज को यहाँ डेवलपमेंट को रोका है तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और अगर ईमानदारी से इसको एक्सेप्ट करेंगे, मैं तो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ आपको, मुंगंटीवार साहब जब अर्थ मंत्री थे, मैं तो डेट के साथ बता रहा हूँ आपको। अभी आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट का गूगल के ऊपर जाइए, वेबसाइट खोलिए, उसके ऊपर नहीं मिला तो हम मुजरिम, हम गलत बता रहे लोगों को। इतने बड़े इसका जवाब हमने आपको दे चुके कि वेबसाइट के ऊपर पूरा पड़ा हुआ। महाराष्ट्र टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट का आर्टिकल हमारे पास मौजूद है, 2 डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। और जिसने मंजूर किया उसकी वेबसाइट के ऊपर मैं आपको कौन सी बात कर रहा हूँ? बजट की।
बजट 2019 और 20 का जो बजट है कितने पेज का है? 319 पेज का है बजट डॉक्यूमेंट। आप देखो, हम किसी को बेवकूफ नहीं बोलेंगे, लेकिन ज्ञान बढ़ाइए। अगर आपको ज्ञान रहता, अगर आपको इसका मालूमात रहता, अगर आपको इसकी पूरी जानकारी रहती तो ये सवाल नहीं करते थे ना, आपको बेवकूफ बोलते थे ना मेरे को बेवकूफ बोलते थे। सीधी बात। ठीक है, चलिए। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन सभी पर